नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर खड़े हुए विवाद अब सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी की ओर से तकरीबन हर दिन ही पीएम डिग्री विवाद पर कोई ना कोई बयान सामने आता रहता है। इन सबके बीच विपक्ष के बड़े नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस मुद्दे की हवा निकाल दी है। दरअसल शरद पवार ने रविवार को ही कहा कि ये महज एक सियासी मुद्दा है। शरद पवार ने गौतम अडानी मुद्दे पर अपनी अलग राय रखकर पहले ही विपक्षी दलों के एक बड़े मामले को किनारे लगा दिया है। वहीं अब पीएम डिग्री विवाद उन्होंने कहा कि आज मुद्दा ये नहीं है कि किसकी डिग्री क्या है, बल्कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, जात पात और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े जैसे बड़े मुद्दे हैं। इससे पहले पवार ने अडानी मुद्दे को भी फिजूल बताया था। आसान शब्दों में कहे तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए गए इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती नहीं दिख रही है। बीते महीने में ही आम आदमी पार्टी की ओर से मोदी हटाओ देश बचाओ के बाद क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए वाले पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए गए थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी रविवार को केजरीवाल सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इस मामले से जुड़े एक सवाल पर कहा कि मैंने यह बयान सुना है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ पहले विधानसभा में दिया था। उन्होंने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती है। शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। उन्होंने केजरीवाल पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है, और मैं यह कह सकता हूं कि अब यह भी बात भी साबित हो गई है कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित रह जाते हैं। तो आपको बताते चले कि पीएम की डिग्री को लेकर जो केजरीवाल सरकार ने जो ये मुद्दा उठाया था, ये कहीं ना कहीं इसको अब तवज्जो मिलता नहीं दिख रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए गए इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलता नहीं दिख रहा। वहीं बीते महीने में आम आदमी पार्टी की ओर से मोदी हटाओ देश बचाओ के बाद क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए वाले पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए हुए थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी रविवार को केजरीवाल सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में सवाल पर कहा कि मैंने यह बयान सुना है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले विधानसभा में दिया था। उन्होंने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। उन्होंने केजरीवाल पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इन कुछ दिनों में मैंने देखा कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि अब यह भी बात साबित हो गई है कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद भी अशिक्षित रह जाते हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 3 साल पहले यानी 2020 में दंगे हुए थे, और इस मसले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई है। लोग दिल्ली दंगे के देश को भूलकर सामान्य जीवन जीने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीति आज भी जारी है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के प्रमुख जय भगवान गोयल ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देकर दंगे के दर्द को जिंदा कर दिया है। बीजेपी नेता जय भगवान गोयल ने साल 2020 में दिल्ली दंगे की चपेट में आए उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को एक हिंदू राष्ट्र पंचायत ने देश का पहला हिंदू राष्ट्र जिला बनाने का रविवार को आह्वान किया और इलाके के निवासियों से अपनी संपत्तियां अल्पसंख्यकों को न बेचने या किराए पर न देने की अपील की है। बीजेपी के नेता और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के प्रमुख जय भगवान गोयल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में पंचायत का आयोजन किया और इसमें बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री
सत्यनारायण जटिया तथा उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर अवतार सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। आपको बताते चले कि दिल्ली दंगों को लेकर जय भगवान गोयल का फिर से एक भड़काऊ बयान सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि दिल्ली दंगे को देश को भूलकर सामान्य जीवन जीने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीति आज भी जारी है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के प्रमुख जय भगवान गोयल ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देकर दंगे के दर्द को जिंदा कर दिया है। बीजेपी नेता जय भगवान गोयल ने साल 2020 में दिल्ली दंगे की चपेट में आए उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को एक हिंदू राष्ट्र पंचायत ने देश का पहला हिंदू राष्ट्र जिला बनाने का रविवार को आह्वान किया और इलाके के निवासियों से उन्होंने यह अपील की कि अपनी संपत्तियां अल्पसंख्यकों को न बेचने या उनको किराए पर न देने की अपील की। दरअसल बीजेपी के नेता और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के प्रमुख जय भगवान गोयल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में पंचायत का आयोजन किया और इसमें बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया और उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर अवतार सिंह समेत कई अन्य नेता शामिल रहे। वहीं उच्चतम न्यायालय दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल द्वारा 10 एल्डरमैन काउंसिल्स को नामित करने के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। पिछले सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 29 मार्च को याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा था और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एल्डरमैन काउंसलर्स के मसले पर अपने वकील शादान फराज के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अरविंद केजरीवाल नीति सरकार ने अपनी याचिका में निर्वाचित सरकार और उसकी मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के बिना सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। तो आपको बताते चले कि एल्डरमैन काउंसिल्स के मामले पर आज सुनवाई होनी है। आपको बताते चले कि सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगा और वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 29 मार्च को याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय से जवाब मांगा था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एल्डरमैन काउंसलर्स के मसले पर अपने वकील शादान फरसाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं अरविंद केजरीवाल नीति सरकार ने अपनी याचिका में निर्वाचित सरकार और उसकी मंत्री परिषद सहायता और सलाह के बिना सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। वहीं मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली के शहरी विकास विभाग को ये तारीख सुनिश्चित करके भेजी है और शहरी विकास विभाग के मंत्री और निगम के नामित सदस्य सौरभ भारद्वाज ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि अगर उपराज्यपाल कार्यालय से नियमों का सही तरीके से पालन कराया जाएगा तो उम्मीद है कि इस बार मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं मेयर के लिए प्रत्याशियों के नाम अभी साफ नहीं हुए। आम आदमी पार्टी शैली ओबरॉय को ही फिर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि शैली नए मेयर पद की प्रत्याशी होंगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, ये उनकी पार्टी तय करेगी। वहीं डीएमसी एक्ट के मुताबिक नए मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी मौजूदा मेयर को होती है। आपकी तरफ से शैली को अगर मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी कार्यालय से होगा।
तो आपको बताते चले कि दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली के शहरी विकास विभाग को ये तारीख सुनिश्चित करके भेजी है। दरअसल शहरी विकास विभाग के मंत्री और निगम के नामित सदस्य सौरभ भारद्वाज ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि अगर उपराज्यपाल कार्यालय से नियमों का सही तरीके से पालन कराया जाएगा तो उम्मीद है कि इस बार मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं मेयर के लिए प्रत्याशियों के नाम अभी साफ नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी शैली ओबरॉय को ही फिर से मेयर पद का प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि शैली नए मेयर पद की प्रत्याशी होंगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसकी जानकारी उनको नहीं है, ये उनकी पार्टी ही तय करेगी। वहीं आपको बताते चले कि डीएमसी एक्ट के मुताबिक नए मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी मौजूदा मेयर को होती है। वहीं आपकी तरफ से शैली को अगर मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी कार्यालय से ही होगी। वहीं दिल्ली के निजी विद्यालयों से आ रही जो शिकायतें के बाद अब दिल्ली सरकार के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर किसी भी निजी स्कूल की बार बार शिकायत आती है तो जल्द ही उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने साफ कर दिया है कि निजी स्कूल के संचालन अपनी मर्जी से ना तो स्कूलों की फीस बढ़ा सकते हैं और ना अभिभावकों पर किताब, यूनिफॉर्म और अन्य सामानों को खरीदने के लिए दबाव बना सकते हैं। वहीं शिक्षा निदेशालय की तरफ से उन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो नियमों के विपरीत जाकर अभिभावकों से धन वसूली का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार से लगातार अभिभावकों द्वारा गुहार लगाया जा रहा है कि निजी विद्यालयों के मनमाने रवैये पर कुछ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब इसको लेकर रविवार के दिन शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर फीस बढ़ोतरी और किताब, यूनिफॉर्म की निर्धारित दुकानों से खरीदी को लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाए जाने के कई शिकायत आती रहती हैं। वहीं शिक्षा निदेशालय की तरफ से उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और बहुत जल्द इसको लेकर शिक्षा निदेशालय की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ वैक्सीनेशन की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली के 11 जिलों में एक भी केंद्र पर मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहीं केवल 3 जिलों में 4 साइट पर शुल्क देकर 13 अप्रैल तक वैक्सीन की सुविधा मिल रही है और इनमें से भी कुछ केंद्र पर मौके पर जाकर वैक्सीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि कोविन ऐप के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी डोज केवल 21.58% ही लोगों को लगी है, जबकि करीब 78% लोग अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने के साथ कोविन ऐप पर वैक्सीन की तलाश की जा रही है, लेकिन मुफ्त वैक्सीन का एक भी स्लॉट उपलब्ध नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि कोविन ऐप के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी डोज केवल 21.58% ही लोगों को लगी है, जबकि करीब 88% लोग अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कोविन ऐप पर वैक्सीन की तलाश भी की जा रही है, लेकिन मुफ्त वैक्सीन का एक भी स्लॉट उपलब्ध नहीं है। तो आपको बताते चले कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब फ्री वैक्सीन का स्लॉट भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दिल्ली के 11 जिलों में एक भी केंद्र पर मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ केवल 3 जिलों में 4 साइट पर शुल्क देकर 13 अप्रैल तक वैक्सीन की सुविधा मिल रही है और इनमें से कुछ केंद्र पर मौके पर जाकर वैक्सीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोविन ऐप के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी डोज केवल 81.58% ही लोगों को लगी है, जबकि करीब 78% लोग अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं।
डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। जी, नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हम कहीं ना कहीं मान चुके थे कि कोरोना चला गया है और हम एकदम रिलैक्स होके बैठ गए, तो क्या वजह है कि जो वापस से फिर से जो केसेस बढ़ रहे हैं? रिलैक्स होके बैठ गए थे, बट पैंडेमिक की हिस्ट्री आप जब भी देखेंगे, मैं चैनल के माध्यम से दर्शकों को फिर से यही बताना चाहूंगा कि जब भी पैंडेमिक आया है तो हमेशा मान के चलिए 5 to 7 ईयर्स तक के लिए वो रहता ही रहता है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, आज के टाइम पे भी देखें, तो ऑब्वियसली उसका विरुलेंस कम है। बट जब भी सीजनल वेरिएशन होता है, ये बात अच्छी है कि हमारे देश में सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन की मात्रा सबसे ज्यादा रही है। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और जो थर्ड डोज का जो आपने अभी स्टार्टिंग में करा था, उस टाइम पे फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने सरकार ने कदम के कदम साथ मिलकर हर जगह विभिन्न सेंटर से ताकि उन्होंने मुहिम पूरी शुरू करी थी। और प्राउडली फील करते हैं इस बात का कि नंबर ऑफ हाईएस्ट वैक्सीनेटर्स हमारे देश में थे। मेक इन इंडिया के तहत पूरी वैक्सीन लॉन्च करी गई थी, वैक्सीन पूरी कारगर साबित हुई, इसीलिए उतनी फैटालिटीज भी नहीं हो पाई। पर अब इस समय जो दोबारा से कहर आ रही है, क्योंकि वो जब भी हमेशा डायनल वेरिएशन या सीजनल वेरिएशन होता है, जब हम एक वेदर सीजन पैटर्न को जब चेंज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये रिजेंबल करता है इन्फ्लुएंजा को और मिनिएचर जितने भी वायरल डिजीजेस होती है, जैसे भी वायरल इन्फेक्शन को, उससे डिफरेंशियल डायग्नोज करना बहुत बहुत जरूरी है। हमें जितने भी सिम्टम्स हैं जो कोविड वाले हैं, वो तो हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है, चाहे वो नॉन कोविड वाले सिम्टम की वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्यों ना हो रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि आज भी मॉक ड्रिल हुई है, अगर आपने देखा होगा, तो भारत सरकार और कोरोना टास्क फोर्सेस पूरी प्रतिबद्ध है। देश में जितने भी आज मॉक ड्रिल्स चल रही है, हॉस्पिटल्स और पॉलीक्लिनिक और जितने भी सरकारी सेंटर्स में कोविड से रिलेटेड जितने भी हमारी प्राइमरी इमरजेंसीज और सर्विसेज को फिर से दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है। तो मैं यही दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अपने आरोग्य सेतु ऐप को एक्टिवेट रखें। मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को, प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है। डिस्टेंसिंग के मामले में चीजों को फिर से पालन करना है और मास्क और हैंड हाइजीन का पालन करना बहुत अति आवश्यक है। जी डॉक्टर, वही दूसरा सवाल है, ये है कि जिस तरीके से हमें ये भी सुनने को मिला था कि जो डोज लेने के बावजूद भी हमें एक चौथा डोज भी लेना है, तो क्या वो नेसेसरी है लेने के लिए? एक्सक्लूसिवली फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर, क्योंकि वो देखिए वो दिन भर उसी पेशेंट्स में डील कर रहे हैं जितने भी कोविड वार्ड्स हैं। और अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आपने देखा भी होगा जो हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे पेशेंट की डिलीवरीज चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर पेशेंट एडमिट होते हैं, डिलीवरी होती है, तो जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं स्पेशली और जिनकी डिलीवरी हो रही है, तो उनमें हमें बहुत खास ख्याल प्रोटोकॉल का जी डॉक्टर, आप उन लोगों के लिए क्या मतलब आप एक सलाह देना चाहेंगे कि जो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मान के चल रहे कि ये कोरोना जैसी चीज है ही नहीं, ये बस एक नॉर्मल से बस सर्दी जुकाम है? मास्क इज मैंडेटरी, मास्क को पहनना फिर से जरूरी है, हैंड हाइजीन का फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि और अभी कोई भी अगर सिम्टम आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे तुरंत डॉक्टर को सलाह लेनी है, उसमें चिकित्सा में किसी भी तरह की देरी नहीं रखनी है। वही अगर आप खान पीन को लेकर अगर कुछ गाइडलाइंस आप बता सके कि क्या किस तरीके की खान पीन को हम प्रोवाइड करें ले हम इस वक्त? रोग प्रतिरोध क्षमता, शरीर की जो इम्यूनिटी उसको स्ट्रांग रखना है, जितने भी प्रोटीन डाइट को मात्रा में ज्यादा रखना है, प्रोटीन का सेवन ज्यादा करना है, और फिर से बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सेसिव कोल्ड फूड और इस तरह के चीजों से बचना है। और साथ में यही इम्पोर्टेंट है, जो भी पेशेंट जो बीमार है, जो उनकी मेडिसिन है उनको टाइम पे लेना है। कार्बोहाइड्रेट अगर ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल एक बैलेंस डाइट को जरूर फॉलो करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आपको बताते चले कि कोरोना के मामले बढ़ने के की भी मांग बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली के 11 जिलों में एक भी केंद्र पर मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं केवल 3 जिलों में 4 साइट पर शुल्क देकर 13 अप्रैल तक वैक्सीन की सुविधा मिल रही है। इनमें से कुछ केंद्र पर मौके पर जाकर वैक्सीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कोविन ऐप के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी डोज केवल 21.58% ही लोगों को लगी है, जबकि करीब 78% लोग अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में रविवार का दिन इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा है। आपको बताते चलिए कि दिल्ली में 9 अप्रैल को 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो अप्रैल के लिहाज से तो सामान्य तापमान है, लेकिन इस मौसम का अब तक का रिकॉर्ड तापमान है। और पिछले 2 दिनों के मौसम के रुख से साफ है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को गर्मी का सितम झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। वहीं भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को सुबह तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे और एक दिन पहले की बात करें तो सुबह का तापमान 15.4 डिग्री और दिन का तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस मौसम का दिन का अधिकतम तापमान है। हालांकि यह तापमान मौसम के लिहाज से सामान्य है। कुल मिलाकर दिल्ली में इस सप्ताह के अंत तक दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।